अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF हैं दोबारा से इंतखाबात की बातें कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात थे उसमें उनका मैंडेट भरपूर तरीके से चुराया गया। लेकिन ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि जो पिछली हुकूमत थी, यानी कि इंटरम सेटअप से पहले की जो हुकूमत थी, जिसको PDM की हुकूमत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उन्होंने अपनी हुकूमत की रुखसती से पहले कुछ ऐसे फैसले किए थे, कुछ ऐसी करारदादें और कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस की थी जिनके असरात आज तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। यकीनन उनका सियासी एजेंडा जो भी था, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कोशिश ज़रूर की गई कि जाते जाते कुछ ना कुछ सहूलियात आगे आने वक्त के लिए मुतय्यन की जा सकें। और इसी हवाले से एक बहुत बड़ी कड़ी नैब तरमीम के हवाले से थी। आज एक अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हुआ। आपको याद होगा जस्टिस अता बंदियाल साहब ने जब उस वक्त की हुकूमत ने नैब तरमीम लाई थी, उसको सेटिसाइड कर दिया था और कहा था कि यह बिल्कुल गलत फैसला है और पुराने ही शक्ल में नैब को बहाल कर दिया गया था। उसके खिलाफ जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई तो उसकी दरख्वास्त थी वो काफ़ी अर्से पेंडिंग रही। आज उस केस की जब समात हुई तो उसमें ये बड़ा वाज़े हुआ कि एक तो ये सवाल भी उठता है कि हुकूमत की तरफ से आखिर फैसले कैसे किए जाते हैं, और फिर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो सियासी जमातें जो कि हुकूमत में होते हुए उस नैब को इस्तेमाल करती हैं, जब अपोजिशन में जाती हैं तो उनका मौक़िफ़ यकसर बदल जाता है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे कि जो रिमार्क्स आज दिए गए कि अगर ऑर्डिनेंसेस लाने होते हैं तो फिर पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों रह जाती है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। अभी इस केस का फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये भी सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि आया क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर यही सियासी जमातें नैब में अमेंडमेंट्स लाकर अपने आप को या अपने जैसी दीगर जमातों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ न सिर्फ सीनियर वकील हैं, माहिर कानून है मियां अली अशफाक साहब मेरे साथ इस वक्त इस सेगमेंट में मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, आपकी इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस भी है, आपको खुद भी इस पूरे केस की समझ है। ये फरमाइएगा कि आखिर वजह क्या थी कि उस वक्त बड़ी उजलत में कोई 2 से 3 रोज़ में 56 करारदादें और ऑर्डिनेंसेस लाए गए उस वक्त और पास किए गए जब PDM की हुकूमत रुखसत हो रही थी। फिर अता बंदियाल साहब ने उस डिसीजन को ख़त्म कर दिया और उन्होंने नैब को पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया। अब जब दोबारा से हुकूमत इसको डिफेंड करने गई है तो आपके ख्याल में जो डिबेट चली है उसमें पार्लियामेंट की अपनी पोजीशन के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं वैसे इस केस का भी, और डिसीजन आपको क्या लगता है कि किस तरह से हुकूमत इसको डिफेंड कर सकेगी? थैंक यू। मैं इसको बहुत क्विकली समराइज़ करता हूँ। पाकिस्तान में एंटी करप्शन के 2 कवानीन हैं। एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 है, दूसरा एक कानून 1997 में आया एहतसाब एक्ट 1997, जो कि बाद अज़ां नैब ऑर्डिनेंस 1999 बना। 99 से लेकर अब 2021-22 तक जो है वो ये कानून बग़ैर तरमीम के जो है वो एज़ इट इज़ चलता रहा। इस कानून में हमने देखा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वेरिएशंस आई। जैसे आप देखते हैं मेडिकल टर्म में ECG होती है, अप एंड डाउन जो है वो आपकी एक रूटीन में जो है वो पल्स आ रही होती है। तो ये कानून भी बिल्कुल जो है ना वो इसी तरह इसका ग्राफ अप एंड डाउन हुआ। हम इसको क्लियरली और बड़ा माइक्रोस्कोपिकली क्विकली एग्जामिन करते हैं कि इसमें मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत तेज़ी आई, सब्सिक्वेंटली बहुत सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बाद केसेस बंद हो गए। पीपल्स पार्टी का दौर आया 2018 से 2008 से 13 तक, कोई केस जो है वो नैब का ज़्यादा दायर नहीं हुआ। 13 से 18 तक हमने देखा कि पहले 4 साल जो है वो स्लो रहे। 2017 से 21 तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड नंबर ऑफ नैब केसेस जो हैं वो बने। हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक नारा लगा कि जी हमने बिल्कुल बेरहम किस्म का एहतसाब करना है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में ना बची, चाहे वो PMLN थी, PPP थी, चाहे वो PMLQ थी या दीगर जमातें, जिसमें PTI के उस वक्त की हुकूमत के अपने बेशुमार लोग जो हैं जिनके खिलाफ एहतसाब हुआ। हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो हैं वो पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब का एहतसाब हुआ और पाकिस्तान में कौमी ख़जाने में बड़ी तेज़ी से जो है वो पैसे आना शुरू हुए। लेकिन एट द सेम टाइम तमाम सियासतदान और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन की तरफ से एक बहुत शोर शराबा ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में बिजनेसमैन जो हैं वो दौड़ना शुरू हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई हैं, प्रोजेक्ट जो हैं उस पर काम करना जो है वो बंद इसलिए हो रहा है कि बहुत सी टारगेट किलिंग, विक्टिमाइजेशन यानी कि अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में टारगेट किलिंग की जाती है कि बहुत सा ऐसा भी जो है वो गलत हौच पौच जो है लॉ को मिस अप्लाई करके नैब केसेस बनाती है ब्यूरोक्रेट्स पे, जहाँ पे उनका कोई फाइनेंशियल गेन
गेन या इलीगल गेन जो है, पेक्यूनरी बेनिफिट या फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं होता। अब ये चूंकि बहुत एक्सेसिवली जो है वो नैब के कानून का इस्तेमाल 3-4 साल में हुआ, जिससे बेशुमार नैब के कानून और उसकी एप्लीकेशन पे सवाल उठना शुरू हुए। हमने देखा कि बाद पीटीआई के दौर में ही एक पहला इस पे नैब ऑर्डिनेंस आया, वो लैप्स हुआ। उसके बाद एक सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, वो भी लैप्स हुआ। और बाद पीडीएम की जो हुकूमत आई, इसने नैब के कानून में नैब के एक्ट में तरमीम कर दी। अब जो एक तरमीमी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-1 से फैसला दिया एट दैट पॉइंट इन टाइम, यानी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये कहा कि ये अपनी पुरानी शक्ल में बहाल हो, लेकिन चंद शिके जो हैं वो इस कानून की जुज़वी तौर पर जो नया कानून तरमीमी कानून यानी कि नैब अमेंडेड एक्ट 2023 आया, इसकी कुछ शिकों को बहाल रखा। अब हमने देखा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है इस पे एक अपील फाइल हुई और अब अपील ज़ेरे समात है। पाकिस्तान में अगर हम इसका बादियो नज़र में जायजा लें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो इस शिक को बहाल रखा वो ये थी कि 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से नीचे के केसेस जो हैं वो नैब नहीं सुनेगी, 50 करोड़ से जायद जो है वो इसकी जुरिस्डिक्शन होगी। अमेंडमेंट ये कहती है कि कोई भी शख्स अगर अपने नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करता है तो ये जिम्मेदारी होगी नैब की कि उसने उसका कोई फाइनेंशियल गेन यानी कि नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किसी माली फ़ायदे के लिए जो है वो किया हो। तो ये नैब के कानून का अब एक चेंज करके जो एक नई शक्ल आई वो ये थी कि उसमें माली फ़ायदा जो है वो नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले का इस्टेब्लिश करना होगा। पुराने कानून में ये था कि अगर आपने नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किया और अगर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया तो ये भी एक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आएगा। और प्लस जो नैब की जो बहुत ब्रॉडर किस्म की फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जुरिस्डिक्शन थी कि नैब कस्टम्स की जो एक एजेंसी है या टैक्सेशन की एजेंसी है उसके मामलात में मुदाखलत कर रही थी। बहुत से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स पाकिस्तान में SECP या इस तरह के मुख्तलिफ स्टेट बैंक हैं, FBR के हैं, उसमें मुदाखलत कर रही थी, तो उसको भी नैब के परव्यू से निकाला गया। बहरहाल बाद अज़ां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुरानी शक्ल में बहाल होगा, लेकिन चंद जुज़वी जो है वो शिके वो बहाल रखी। नाउ इस वक्त अगर आप अपील में देखें तो ज्यादा मूड पॉइंट अगर आपने देखना है तो वो देखें मंसूर अली शाह साहब का जो इख्तिलाफी नोट था, जो पुरानी जजमेंट जिसमें नैब के कानून का तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया गया 90% तक, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जज ने ये होल्ड किया कि ये जो भी पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, ये अब लाजमी तौर पर जो है हमें पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के अंदर मुदाखलत का सुप्रीम कोर्ट को अननेसेसरली जो है अच्छा, इसमें इख्तियारात के अंदर इख्तियार नहीं है। जी अच्छा, मुझे सर आपसे एक दो पहलू पे और भी सवाल करने हैं दूसरे केसेस से मुतालिक। मुझे मुख्तसर इसका बता दें कि अब तो समाअत खैर गैर मुहैया मुद्दत के लिए उन्होंने मुलतवी कर दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसको हुकूमत का टेक इस वक्त ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपको लगता है कि अता बंदियाल साहब का जो डिसीजन था वो ज्यादा वेटेज रखता है? सर मुख्तसर अगर मुझे इसका जवाब दे दें। देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक सवाल उठ गया वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तिलाफी नोट से वो एक लाइन का है कि क्या अदालत का पार्लियामेंट की कानून साजी में इख्तियार मुदाखलत है, और अगर है तो किस हद तक है, और क्या ये केस पब्लिक इंटरेस्ट के एम्बिट में आता है या नहीं आता। अब अगर बादियो नज़र में इस बेंच को देखा जाए, इस बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। आप इस केस में कतई तौर पर भी ये फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि 5-0 से कोई फैसला आएगा या 4-1 से आएगा। मुझे जो इस वक्त की बादियो नज़र में सो फार वट एवर द प्रोसीडिंग हैव बीन कंडक्टेड, उससे कोई मिक्स किस्म का डिसीजन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये 3-2 से या 4-1 से फैसला आए, और मुमकिन तौर पर नैब का इदारा जो है वो कम्प्लीटली टुथलेस हो गया। उनका मौक़िफ़ ये है कि कतई तौर पर भी जो है वो अब इस इदारे के इस कानून के तहत जो है पाकिस्तान भर में एहतसाब के अमल को जारी नहीं रख सकते। हम बिल्कुल टुथलेस हो गए हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है। नहीं, अशफाक साहब से पॉइंट आपका आ गया सर, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे एक और चीज़ के ऊपर भी आपका टेक चाहिए। सर ये फरमाएगा कि ये जस्टिस बाबर सितार साहब ने जो खत लिखा भी एक रोज़ पहले इस्लामाबाद चीफ जस्टिस को, आपके ख्याल में उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल साहब की प्रेस टॉक आई और उन्होंने एक बयान जारी किया, फिर जो हमारे वज़ीर कानून है उनकी एक प्रेस टॉक आई, पूरी हुकूमत उसको डिफेंड करने में लग गई कि ऐसा नहीं है जो वो कह रहे हैं। अब उसके बाद आज खबर यह आई कि सिक्योरिटी इदारों की अदालतों के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आपके ख्याल में सर ये क्या रिफॉर्म्स की तरफ हमारे जो अदलिया है वो जा रही है, या फिर ये एक ऐसा इशू है जो खुलकर सामने आ गया? क्योंकि इसके बाद एक प्रेस टॉक की फैसल वाडा साहब ने, उसके ऊपर भी खुद नोटिस ले लिया गया है
ये फरमाइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस इशू को टेकअप करने के बाद इसको किसी सॉल्व करने की तरफ लेके जाया जा सके, और ये लेके कौन जाएगा, स्टेट लेके जाएगी या फिर अदलिया? Thank you for putting me with a very important question. I appreciate that. देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हमारी मुल्क की तरक्की में बहुत सी जो रुकावटें, उनमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो एक वेस्ट का प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो नहीं करते. दैट प्रिंसिपल इज़ माइंड योर ओन बिजनेस. यानी कि हर शख्स को, हर फर्द को और हर इदारे को सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए. हमारे मुल्क में अदलिया यकीनी तौर पर हमने माजी में देखा, और हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नंबर्स ऑफ जजेस, यानी कि कुछ एक वक्त था कि एक या दो जज साहबान ऐसी बात करते थे. पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्टों ने और सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजेस ने अब ये बात कर दी है कि पाकिस्तान की अदलिया में, उसके काम में, उसकी आज़ादी में मुसलसल मुदाखलत हो रही है. जब तक आप किसी भी मुल्क में आज़ाद अदलिया नहीं रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि आपका ये मुआशरा और मुल्क तरक्की कर सके. अब जो एक बड़े ही इंटेग्रिटी, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, फुल ऑफ इम्पार्शियलिटी और फुल ऑफ एबिलिटी, यानी कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के जो पैमाने पर हमारे मुल्क के तमाम जजेस जो हैं वो हमारे लिए ऑनरेबल है, लेकिन कुछ जजेस यकीनी तौर पर दे आर मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल. और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जो जजेस हैं, यकीनी तौर पर वो हैं जिनकी इम्पार्शियलिटी और जो इनकी इंटेग्रिटी है, दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल. ये बड़ा खुशाइंदा स्टेप है. इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हर सूरत अब आगे ही बढ़ना है. पीछे जाना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दीज इंस्टीट्यूशन. दे नीड टू मार्च फॉरवर्ड एंड दे नीड टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, और जो भी इसके जिम्मेदार इदारे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके भरपूर तरीके से आगे बढ़ना ही एक वाहिद हल है. बहुत बहुत शुक्रिया मियां अली अशफाक साहब, सीनियर माहिर कानून, और खास तौर पर नैब से उस हवाले से अपनी डिटेल्ड उन्होंने राय दी. यकीनन अदलिया के ऊपर भी एक प्रेशर मौजूद है और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर मौजूद है, और इवेंचुअली इदारों के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप होगा अगर ये दोनों इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगह कायम रहते हैं. एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि क्या वाकई इस हुकूमत की तरफ से जो बात की जा रही है कि महंगाई में वाज़े कमी आई है और आने वाले कुछ वक्त में मज़ीद कमी आएगी, क्या हकीकी बुनियादों पर ये बात अपनी जगह मौजूद है या फिर मसनूई तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. एक तरफ अदलिया में महाज़ाराई किसी कैफियत पैदा हो गई है, दूसरी तरफ ये लगता है कि शायद अब अदलिया और सियासी जमातों या फिर हुकूमत के दरमियान किसी किस्म की चपकलिश हो सकती है. लेकिन एक तरफ जो दूसरा बड़ा चैलेंज था मईशत का, उस हवाले से लगता यह है कि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता रोनुमा होती नजर आ रही है. एक तरफ सियासी महाजों के ऊपर हुकूमत के सामने कई मुश्किलात ज़रूर दरपेश है, लेकिन उसके बावजूद लिमिटेड वसाइल में रहते हुए हुकूमत की ये कोशिश है कि ये दावा करने में कामयाब हो सके कुछ माह के बाद कि उनकी तरफ से रिलीफ की बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा की गई. और शायद यही वजह है कि IMF से मुआहदे से पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी वाज़े और बड़ी कमी सामने आई है. ये अलग बात है कि आलमी मंडी में इन कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान में भी इनकी कीमतें कम की गई हैं, लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या उसका फ़ायदा आम आदमी को हो सकता है या फिर नहीं. इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि एक तरफ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ जो आदाद शुमार हैं उस हवाले से ये खेल खेला जा रहा है कि वो महंगाई जो कि पिछले साल तक 38% पर मौजूद थी, अब ये कहा जा रहा है कि वो 20% से भी कम होती नजर आ रही है. और अगर एवरेज देखा जाए इस साल का तो ये 20% से भी कम हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को मजीद तक़वियत मिलेगी कि देखिए हमने बहुत कुछ तब्दील कर दिया, हमने मईशत के इशारियों को मुस्बत अंदाज में न सिर्फ ये कि अवाम के लिए रिलीफ की सूरत में पेश किया, बल्कि हमने वाकई इन चैलेंजेस से भरपूर तरीके से निमटने की भी कोशिश की. लेकिन क्या ये आदाद शुमार हकीकी हैं या फिर मसनूई तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इसी के ऊपर प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ना सिर्फ सीनियर सियासतदान है, मईशत के हवाले से बड़ी गहरी मालूमात रखते हैं और हमेशा खुलकर बेबाक तरीके से तबसरा भी करते हैं. दानियाल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद है. दानियाल साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सियासत से पहले मैं जानना चाहूँगी, ये जो पै दर पे बड़े बड़े रिलीफ की खबरें सामने आ रही हैं, कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाती हैं, कभी ये कहते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, फिर अब ये कह रहे हैं कि देखिए जी महंगाई में बड़ी वाज़े कमी आई है, कहाँ 38% और कहाँ अभी 17%. सर, ये क्या अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक खेल खेला जा रहा है या वाकई ऑन ग्राउंड भी ये रियलिटी मौजूद है अपनी जगह? जी बिल्कुल. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ, समझने वाली है, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी 22% पे हैं. और पिछले 4 साल में IMF को हमारी हुकूमत ये कहती रही है कि महंगाई कम करने के लिए हम शरह सूद को शरह महंगाई से ऊपर रखेंगे, और इन पूरे 4 सालों में इन्होंने नहीं रखी, और अब आके वो कह रहे हैं कि ये हो गई है. लेकिन इसमें जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नवंबर में 1008% गैस की कीमतें बढ़ाई गई थी.
और फरवरी में ये कीमतें कम दिखाने के लिए बगैर किसी को बताए, बगैर किसी प्रोटोकॉल के इन्होंने वो 1000% यानी 10 गुना जो थी वो 380% कर दी, यानी सिर्फ 3 गुना या 3.8 गुना। और उसकी वजह से जाहिर बात है फरवरी के फिगर नीचे आ गए। उसके बाद रमजान आया, रमजान में वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का ट्रेंड है कि कीमतें हमेशा ऊपर जाती हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल। और स्टेट बैंक ने इसके ऊपर बार बार लिखा भी है, उसमें भी इन्होंने दिखाया कि कीमतें कम हो गई हैं। तो ये इस यहाँ से चीजें सारी मशकूक हो जाती हैं। लेकिन जो अदाद शुमार का खेल है वो ज्यादा नजर आता है अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी बेरोजगारी में। बेरोजगारी में 2020 से लेके आज तक जो हर साल रूटीन में लेबर फोर्स सर्वे होता रहा है वो करवाया ही नहीं गया, उसके दादो शुमार ही नहीं सामने आ रहे। इसी तरह क्राइम के जो दादो शुमार है, जो चोरी चकारी है, मर्डर है, हीनस क्राइम्स हैं, ये भी पिछले 3 साल से रुके हुए हैं, दिखा ही नहीं रहे, किसी को बता ही नहीं रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि छुपाने से तो मामला नहीं छुप जाने। अभी जून में इन्होंने फिर से बिजली बढ़ानी है और इस वक्त ये महंगाई जो है ये बहुत जल्दी कम हो सकती थी, लेकिन हुकूमती फेलियर की वजह से इनको हमारी मार्केट से $5 अरब खरीदना पड़ा है। और $5 अरब खरीदने की वजह से जो डॉलर की शरह है, जो कीमत है पाकिस्तानी रुपयों में, वो ज्यादा रही है। इसलिए जो चीजें इंपोर्टेड है वो महंगी रही है। तो 5% मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं कि महंगाई जो है वो सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम बॉन्ड लेंगे, हम ये पैंडा बॉन्ड वगैरह लेंगे, वो तो इनकी रेटिंग ही नहीं आई। तो अब फिर इन्होंने गिर के तो फिर अपने मार्केट से खरीदी है और इसकी वजह से जो है महंगाई 5% और बढ़ गई है। आप साथ पड़ोस में देखें, मैंने शायद पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान में -8% महंगाई है, वहां पर जंग की हालत रही है 10-15 साल। इसी तरह 2 साल पहले श्रीलंका में दिवालिया एक्चुअली निकल गया था और 60% तक उसकी महंगाई चलेगी। आज 9% यानी 1% से कम है। तो अगर करना चाहे महंगाई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझनी कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है और अगर की जा रही है तो इसका कोई ना कोई मुस्तफीद हो रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट लो रखे हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी अशरफिया है, जिनकी आप अभी देख रहे हैं कि दुबई में प्रॉपर्टीज हैं और हर जगह दुनिया में इनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ये उन लोगों को फायदा पहुंचा है क्योंकि महंगाई से कम शरह पे उनको सूद मिला है जो बैंकों तक नहीं, रसाई लेकिन दानियाल साहब, सर मुझे 2 सवालों की वजाहत कीजिएगा। एक तो ये कि अगर ये बिजली और गैस के रेट कम नहीं हो रहे, जो कि जाहिर सी बात है, आपने खुद भी कहा अगले महीने बढ़ने वाले हैं, तो सर फिर ये अब एक्सपोर्ट्स को कैसे इनहेंस कर सकेंगे? क्योंकि इनका जो चैलेंजेस हैं उसमें एक वाज़ेह फोकस ये भी है कि हमने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करनी है। वो कैसे मुमकिन होगा इंडस्ट्रीज जब चल ही नहीं सकेंगी बिजली महंगी होने पर? दूसरा ये फरमाइएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने फॉर द टाइम बीइंग कम की हैं, इससे डायरेक्टली क्या इन्फ्लेशन आने वाले कुछ हफ्तों में या बजट से पहले कुछ कम होती आपको नजर आ रही है? इतनी जल्दी नहीं होती, कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इसको नुमाया होने में। और ये चूंकि प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस के साथ कनेक्टेड होती हैं और जो स्टेट बैंक के सर्वे है वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो अनहिंज्ड हो गए हैं, यानी वो बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन जहां तक एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये बरामदात यानी हार्ड करेंसी पाकिस्तान में लाने की बात है। आपको पता है सबसे ज्यादा हार्ड करेंसी कौन पाकिस्तान में लाता है? हमारी लेबर रिमिटेंसेस जो है वो तकरीबन 30 अरब है और जो टेक्सटाइल सेक्टर है सिर्फ 16 अरब ये लाते हैं। और इनको मारात हर साल दे दे के इनको इतना मोटा कर दिया है कि इनसे चला नहीं जा रहा, इतने मारात इन्होंने लिए हैं। और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बेचारे अपने खर्चे पे जाके मेहनत मशक्कत करके वापस पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, जिसके ऊपर सारी अशरफिया एक्चुअली पल रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देहातों में जो बैंक ब्रांचेस हैं वहां पर हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा एक बख्तरबंद गाड़ी आती है, उसके साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बड़े खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए, और वो उस गाड़ी में थैले रख के तो चले जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो गाड़ियां जो हैं बख्तरबंद गाड़ियां बैंकारी की, वो पैसे लेके आ रही हैं देहात में या लेके जा रही हैं? आप हैरान होंगी कि वो पैसे लेके जा रही हैं। ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमारा बैंकारी का निजाम जो है वो सही चूज का काम करता है, गरीब इलाकों से पैसे लेके अमीर इलाकों में बांटता है बैंकों के। और इसकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी इंडेक्स है, हमारे जो शरह गुर्बत से नीचे लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उल्टा बजाय कि उनको उसका कोई सिला मिले। मैं तो कसम खुदा की, ये जो आप देखते हैं कि क्रिकेट टीम को जीत के आती है या कोई ओलंपिक्स की टीम जीत के आती है, हॉकी टीम जीत के आके जो लोग भागते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, उनको हार पहनाते हैं, नारे मारते हैं, ढोल लेके जाते हैं। हमारे जब ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आते हैं पूरा साल मेहनत करके, गवर्नमेंट की ये कैफियत होनी चाहिए, वहां पर रेड कारपेट बिछाना चाहिए उनके लिए, उनको कंधों पे लगाकर नारे मारते हुए लाना चाहिए। क्योंकि सारी ये अशक्तियां जो है, ये जितने भी हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ये जितने भी बैंकारी निजाम है, ये सब उनके मेहनत पे पल रहे हैं। और उनके साथ क्या सलूक होता है?
उनके थैले खोल लिए जाते हैं, उनको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, उनको कहते हैं तुम्हारी इमिग्रेशन ही ठीक, यानी उनको शिकस्त और रेफ्त कर देते हैं जलील कर करके ये इंतजामिया जो हमारी है। तो ये पाकिस्तान की हालत है, ये पूरे का पूरा निजाम आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। नहीं सर, लेकिन चलिए ये रेमिटेंस तो एक फैक्टर है ना, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आपने जैसे जिक्र किया आईएमएफ से हम निगोशिएशन कर रहे हैं, उसकी वजह से कहने सुनने में ये आ रहा है कि बजट भी शायद लेट हो जाएगा सर, लेकिन अब जो डिमांड्स उनकी मोटी मोटी चंद डिमांड्स हैं, बिहार में रिफॉर्म्स की बात है, टैक्स नेटवर्क की बात है, रिटेलर्स को रियल एस्टेट को टैक्स में शामिल करने की बात है, ये सब कैसे मुमकिन होगा सर? ये तो ऐसे फ्लॉज हैं जो कि सालों से मौजूद हैं सिस्टम में, इसको खत्म कैसे करेंगे? ये जो इनकी अप्रोच है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद आपके प्रोग्राम पे भी मैंने बोला होगा, इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। ये समझते हैं कि एक लाठी से ये सबको हाँक के सीधा कर देंगे। ऐसे महकमे काम नहीं करते, इनको महकमों के बारे में मालूमात ही नहीं है। चाहे वो एफपीआर हो, आप देखें कि किस तरह ये लल्ले तलल्लो की तरह जो है अप्रोच कर रहे हैं। एक रोज सारे एफपीआर की सीनियर ब्यूरोक्रेसी निकाल देते हैं नौकरियों से, और 2 दिन के बाद लाहौर आके उनको तमगे बांटने शुरू कर देते हैं। यानी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या करें। इसी तरह ही वापडा में जो आपके डिस्कोज हैं, इसमें इन्होंने कहा 590 अरब रुपया हमने जमा करना है जो चोरी का है, और उन एफआईए भेज के 22 अफसरों, ये डेपको में गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में इनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया। वो यूनियन स्ट्राइक पर चलेगी, 2 दिन बाद उनको छोड़ना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। जो कश्मीर में हालात बन रहे हैं आपके सामने, तो ये जब तक महकमे के मसाइल को समझेंगे नहीं, जब तक महकमा को सीधा नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा। और जहां तक आपने आईएमएफ का बताया, आईएमएफ तो बड़ी क्लियर है, वो तो कह रही है कि आप इंक्लूसिव बैंकारी निजाम, फाइनेंशियल इंक्लूजन करें और ये टैक्स नेट को बढ़ाएं। तो इसके लिए जब ये बढ़ाना जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि भाई हमारी पुलिस क्या काम नाकाम है, हम सिक्योरिटी गार्ड अपना रखते हैं अपने पैसों पे, तालीम आप दे नहीं सकते, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम देते हैं, अस्पताल आप चला नहीं सकते, हम प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं, हर चीज जो है हम अपने खर्चे से कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि आप जो टैक्स हमसे ले रहे हैं आप करते क्या हमारे लिए? जब ये सवाल पूछने आएंगे तो ये जितनी भी अशरफिया इंतजामिया, जितनी भी ये मजे लूट रही है पाकिस्तान की, इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अभी आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, लोग तो बिल्कुल यहाँ तक आ गए हैं, और मैं इलेक्शन से पहले ही कहता रहा हूँ कि आपके सामने आ जाएगा लोग, और इसमें कोई लीडर की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बसों की गरीब की कहाँ जाए, हम कैसे पाले इन लोगों को? ये अपनी बेल्ट टाइटनिंग करने के लिए तैयार नहीं है, हम सारों का जो है नाक में दम कर दिया इन्होंने। तो ये नहीं काम तो नहीं चलेगा। इसमें अकेले आपके ख्याल में एक जमात का कसूर है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, कमजोर है, उसमें फैसले अकेले तो कर नहीं पा रहे। वो कश्मीर की आपने मिसाल दी, वो मसला पिछले 1 साल से चल रहा था, उस वक्त माजी में भी जाहिर सी बात है जो हुकूमत रही, फिर निगरा हुकूमत आई, अब ये हुकूमत आई, 1 साल से उनके मुतालबात पेंडिंग थे, जब तक सड़कों पर नहीं आए वो एड्रेस नहीं हुए। आपके ख्याल में कोई एक जमात कसूरवार है, या इस वक्त जो बेसिकली गवर्नमेंट है आप समझते हैं कि वो सोली इसकी रिस्पॉन्सिबल है? ये जो बेरा रवैया है जी, ये इस बात से है कि जिस तरह से ये हाथ पांव मार रहे हैं, ये बच्चे को नजर आ रहा है कि ये नाड़ियों की तरह लगे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। एक दिन कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, दूसरे दिन कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो गंदम वाला केस है, इसमें ये कल तक कह रहे थे कि हम खरीदारी करने लगे हैं क्योंकि नमी ज्यादा है, तो हम मॉइस्चर की वजह से नहीं कर पा रहे, जैसे ये मॉइस्चर कम होगा तो हम खरीदारी करेंगे। अब आके उन्होंने साफ जवाब दे दिया पंजाब ने। और इसी तरह से आप देखें फेडरल गवर्नमेंट में जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो कहाँ गई, वो क्यों की गई? तो सबको पता है कि किसने किया, बच्चे को पता है, लेकिन ये कह रहे हैं हमने कमेटी बना दी, इंक्वायरी करेंगे। वो रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही? उसकी इब्तदाई बात तो सामने लाए ना, क्या पता चला अब तक? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्ट सर, वो तो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो वफाक की जिम्मेदारी थी, उन्हीं का मसला था, हमारी तो कंसेंट ही इसमें शामिल नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि जो भी जिम्मेदार था, इंक्वायरी रिपोर्ट तो सामने लाए ना, वो किधर गई है, क्यों छुपा रहे हैं? वो क्यों पी गए हैं? उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, एक्स्ट्रा टाइम भी हफ्ता हो गया है, तो ये काम नहीं चलेगा। मैं नेक्स्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इस्लामाबाद में, उसमें मैं कथा चट्टा ये गंदम के बारे में खोल के सबको सुना दूंगा कि हमारे काश्तकार को कैसे तबाह किया इन्होंने, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में एक्चुअली क्या था और पहले क्या होता रहा, वो तो ये बता ही नहीं रहे हैं। मुझे तो सारी बात का पता है। चले तो सर आप ही थोड़ी सी बात बता दें फिर क्या बात है। ये जितने भी फर्म्स ये इंपोर्ट करती हैं, इन सारों के मुरासम है, और ये अब दोबारा उनके नाम सामने आ रहे होंगे तो वो सारे छुपा लिए। क्यों नहीं इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ रही है? किसने मार्च में इंपोर्ट की है? उन फर्मों के नाम बताएं, आपको समझ आ जाएगी वो कौन लोग हैं, किसके साथ मिले हुए हैं, क्यों इनको परमिशन मिली है मार्च में। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ कह दिया आपने, ना कुछ कहते हुए भी। दानियाल अजीज साहब सीनियर सियासतदान, मईशत में जो फ्लॉज हैं उसकी तो वाज़ेह निशानदही की, लेकिन कुछ ना कुछ कारस्तानी हमारी अपनी हुकूमतों की भी है, खासतौर पर जो निगरा हुकूमत है, जो बड़े स्कैंडल्स रहे हैं कुछ अर्से पहले की, स्पेशली जो गंदम के हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उस पर क्रिटिसिज्म उन्हीं के ऊपर किया जाता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ पंजाब में इस किस्म के मसाइल हैं
वहीं नजर ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में बैठे हुए खामोशी से एक तमाशाई की हैसियत से सियासी उमूर होते हुए देख रही है। बल्कि दिलचस्प बात यह भी है कि वो एक ही सांस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों को तनकीद का निशाना बना रही है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो पार्लियामेंट की गुफ्तगू थी वो इसी की अक्कासी करती थी। आखिर ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों आ रहा है पीपल्स पार्टी में, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हमने मुख्तलिफ माशी चैलेंजेस के ऊपर बात की कि क्या वाकई ये इशारे मसनूई हैं या फिर सही मायनों में आवाम को किसी रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी बात की कि अदलिया और इस वक्त की हुकूमत के दरमियान क्या वाकई ये रस्साकशी जो कि इख्तियारात के या फिर पावर के हवाले से है उसमें भी कोई जान है, या हर गुजरते दिन के साथ ये तसादुम खुद ब खुद इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। प्रोग्राम के सेगमेंट में इस पर डिटेल में बात करेंगे। खासतौर पर 2 रोज़ पहले जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया था, उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तासुर को रद्द किया गया कि किसी भी किस्म का असर या दबाव डालने की कोशिश इदारों की तरफ से नहीं की जाती है। और खुद एक स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं कि मेरे टेन्योर में मुझे इस किस्म की कोई शिकायत कभी मौसूल नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से एक शख्सियत, बल्कि सियासी शख्सियत जिसका नाम फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस बात को पोर्ट्रे किया, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर खुद नोटिस भी ले लिया गया है कि आया किस पैराए में उन्होंने तमाम अदलिया के ऊपर क्रिटिसाइज करने की कोशिश की और इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। लेकिन सवाल उनका ये था कि क्या वाकई जो बात जस्टिस बाबर सत्तार साहब कर रहे हैं उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं या फिर नहीं। ये पूरा सिनेरियो इस वक्त की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर पेश कर सकता है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत खुद माशी तौर पर बड़े मसाइल का सामना कर रही है, अदलिया के साथ तसादुम किसी तौर भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता इस हुकूमत के लिए जो कि पहले ही बहुत कमज़ोर बेसाखियों पर खड़ी है। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा में शामिल कमर जमान कारा साहब। कारा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, बड़ा मुश्किल एक वक्त है इस वक्त की अदलिया के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बचने की और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दोबारा एक खत लिखा कुछ दिन पहले और उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो गया। सर, अब इस मसले से असल में आपको क्या लगता है, किसको फायदा और किसको नुकसान होने जा रहा है? सर, इसमें फायदा नुकसान तो शायद किसी का नहीं होगा। ओवरऑल हमारी रियासत भी और हम लोग भी, इदारे भी, हमारा सिस्टम भी इससे नुकसान में ही जाएगा सारे कलेक्टिवली। फायदा किसी का नहीं है। बाबर सत्तार साहब एक अच्छा नाम है जुडिशरी के अंदर, लेकिन कई बंदे मतलब जिनका माजी बड़ा बेदाग नजर आता है, ऐसा नहीं होता। मैं उनको पूरी तरह नहीं जानता, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। थोड़ी बहुत शनासाई उनसे कर में रही, लेकिन बिल्कुल सतही लेवल पे। बट एक जज अगर खड़े होके, वो भी हाई कोर्ट के जज, अगर सामने आके खत लिख के, पहले एक दफा कलेक्टिव खत लिखता है, दूसरी दफा इंडिविजुअल अपने तौर पे खत लिखता है, तो उसकी बात को सुना जाना तो जरूरी है और उनके पास जो सबूत है वो भी देखे जाने चाहिए। अब इसके ऊपर जो बहस छिड़ी है, वाडा साहब किसके तर्जुमान है, वो पुराना ही है, वो नए तो है नहीं, आपको इल्म ही है। और वो क्यों ऐसी तर्जुमानी कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने तय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? हुकूमत की तरफ से तो शायद नहीं होगी, अगर उनकी तरफ से होती तो यकीनन हुकूमत के अपने तर्जुमान मौजूद है। आप फैसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इस पे सुबह मोटो अगर हो गया है, नोटिस ले लिया है, चले कुछ चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन ये चीजें बहरहाल बदकिस्मती की बातें हैं और ये खराबी की तरफ बढ़ रही है, बेहतरी की तरफ से। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब एक और मसला भी है, वो भी अदलिया से जुड़ा है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में नैब में कुछ तरमीम की गई थी और आज उस हवाले से जो एक केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हेयरिंग भी की जो तरमीम के हवाले से, और जो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने वो रिवर्स की थी। अब मुझे उसका लुबे-लुबाब ये मुझे फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अभी भी जो कोalition गवर्नमेंट बनी है उसकी राय यही है कि वो जो तरमीम आखिरी वक्त पे की गई थी वो दुरुस्त थी, क्योंकि जस्टिस अता बंदियाल साहब तो उनको रिवर्स करके चले गए थे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उन तरमीम के बाद नैब को बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने अव्वलीन तौर पर कहा था कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सका कभी। देखिए, खत्म हो जाना चाहिए से मुराद ये नहीं था कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, बल्कि एक ऐसा इदारा है जिसने हमारी पूरी रियासत को जकड़ा हुआ है, सारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती और मल्टीपल इदारे एक ही काम के लिए, एंटी करप्शन का इदारा भी यही काम करेगा, FIA भी ये काम करेगी, इंटेलिजेंस वाले भी यही काम करेंगे, नैब भी यही काम करेगा। तो इतने सारे इदारों को अगर जवाबदेही होगी तो फिर आपकी रियासती मशीनरी काम करना छोड़ देती है, जो अल्टीमेटली रियासत के लिए नुकसानदेह होता है, जिसका हम शिकार है।
अब सवाल ये है कि कानून में बेहतरी तो लाई जा सकती है, हर अहद में लाई जा सकती है। कोई कानून परफेक्ट नहीं होता अनलेस वो कोई खुदाई कानून हो, और इन कवानीन में जो मैन मेड है इनके अंदर तो बेहतरी के इम्कान हर वक्त मौजूद रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट कानून है, लेकिन इसके मुतबादल किसी के पास है तो वो भी दे देना चाहिए। हुकूमत वक्त अगर इसको आज डिफेंड कर रही है, जनरल साहब इसको डिफेंड कर रहे हैं, या हुकूमत की तरफ से दीगर को लोग, मेरे इल्म में नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन हुकूमत इसको अगर डिफेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि हुकूमत और उनकी कोalition इस लॉ के अंदर होने वाली तरमीम के साथ खड़ी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा सियासी पहलू पे आपकी मैं राय चाहूंगी। वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात हमेशा बड़े करीब रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी, लेकिन अब उन्होंने री इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। जाहिर सी बात है उनका एक अपना स्टांस है इलेक्शन के ऊपर। एक तो ये कि आपके ख्याल में वो सिर्फ मुतालबे की हद तक उसको सुनना चाहिए, दूसरा ये कि बिलावल साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर दोबारा ये बात की कि हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है। क्रिटिसिज्म उन्होंने ज़रूर किया अपोजिशन की जमातों के ऊपर, लेकिन इवेंचुअली बात उन्होंने की कि डायलॉग होना बड़ा ज़रूरी है। आपके ख्याल में क्या ये बात मौलाना साहब से नहीं की जा सकती या उनकी जमात से कि वो भी डायलॉग के लिए टेबल पर आए, बजाय इसके कि री इलेक्शन की बात करें या एहतजाज की कॉल दें? देखिए, एहतजाज तो वो कर ही रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, और एहतजाज करना सबका हक होता है। मौलाना का अपना एक नुक्ता नजर है, वो समझते हैं इलेक्शन नया तो नहीं होगा, ये तो खासा बड़ी एक्सरसाइज है और आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन मौलाना का लहजा भी दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त सारे जो मुज़ाकराती अमल है उसको हाईजैक करके बैठे हुए खान साहब, क्योंकि वो कहते हैं मैं किसी दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता, मैं ही लायक आदमी हूँ, मैं ही साहिब किरदार हूँ, मैं ही बड़ा दिलेर और बहादुर हूँ, ज़हीन हूँ, लिहाजा मुझे किसी के साथ मशवरे की जरूरत नहीं है, मैं फलां की शक्ल नहीं देखूंगा, फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये रवैया ना एक इंसान के तौर पे बेहतर रवैया है, ना एक सियासतदान के तौर पे। लिहाजा डायलॉग के बगैर डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकती। यही बात बिलावल साहब ने कही है, यही हम कह सकते हैं और कहते रहेंगे। डायलॉग होना चाहिए, कैसे होगा, कौन उसके अंदर रुकावट होगा, कैसे दूर होगी, इसके सारे हम कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह करे ये वक्त आ जाए, सारी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए। लेकिन सर अब आपने डायलॉग की बात की है, तो जो जिसको डायलॉग करना है आपके साथ वो तो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करेंगे, वो तनकीद भी उन्हीं पे करते हैं, लेकिन उनको बात भी उन्हीं से करनी है। तो फिर सियासी जमातों की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती उनके सामने, तो फिर ऐसी जमात से आप कैसे बात करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो चाहता हूँ, हुकूमत में शामिल जमातें तो चाहती है, तमाम जो सियासी जमातें हैं वो तो चाहती हैं। अब जरा गौर कीजिए ना, वो कहते हैं कि हम फौज से मुज़ाकरात करेंगे, किस बात के? गवर्नेंस के ऊपर। अच्छा, हमारी सियासत के अंदर एक मुदाखलत का इदारों का अमल रहा, हम सब इसके शाकी रहे, लेकिन अब आप उनके साथ बैठ के डायलॉग करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हुकूमत के साथ, सिविल इदारों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ डायलॉग करेंगे और पॉलिटिकल इशूज पे करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप इस सारे अमल को वो दुरुस्त है या गलत है उसको एक तरफ रखते हुए, इसमें सच्चाई है या नहीं है एक तरफ रखते हुए, आप उनको एक पार्टी बना रहे हैं एक पॉलिटिकल इशू में। तो ये तो आप इदारे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उनके रोल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही? हाँ, बात यदि वो इख्तियार वहां है, इख्तियार जहां भी है, आप हुकूमत वक्त से बात कीजिए। हुकूमत वक्त रास्ते पैदा करने की माहिर होती है, निकलाएंगे रास्ते, यहीं से पैदा होते हैं, और रास्ते पैदा करने का जरिया नहीं होता कोई। तो पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, आपने इकट्ठा होने की बात की, अब खुद पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ सपोर्टिव रोल में मौजूद है इस वक्त, विफाक के अंदर भी सदारती ओहदे के ऊपर भी। एक तो ये फरमाया गया कि क्या पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शामिल होने का फैसला अभी तक किया है, या क्या मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है आपके ख्याल में? दूसरा सर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक स्टेज के ऊपर ये भी कहा गया कि अगर PIA इतना बड़ा बैगेज है तो हम लेने को तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि सिवाय स्ट्रेटेजिक इदारों के बाकी तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और हम करेंगे। तो उस पर सर आपका क्या टेक है इन दो पॉइंट्स के ऊपर? देखिए, पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इन इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फाल किया जाए, इनको मुनाफा बख्श बनाया जाए,
और कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे के उनको उसमें नफा कमाने का इख्तियार दिया जाए, उनको मैनेजमेंट दी जाए, और उससे अगर ओवरऑल हमारे इन इदारों के शेयर की कीमतों में इजाफा होता है तो रियासत का फायदा भी हो। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अच्छा मॉडल है, कामयाब मॉडल है, प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी। पीडीसीएल हमारे पास एक मिसाल है वाले तौर पे, इसी तरह कुछ बैंक्स हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है। बाकी जो रियासत के लीड करने वाले इदारे हैं उनको लेके बैठे रहे और पैसे का ज़िया होता रहे, तो पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा, ना हमने कभी कहा है। यानी इसके ऊपर बातचीत के लिए तैयार है सर। वैसे सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अगर मुख्तसर मुझे बता सकें ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है सर? गवर्नर केपी कुछ कहते हैं, फिर जवाब में सीएम केपी कुछ कहते हैं। वो ऐसा लगता है कि सास बहू की कोई जंग चल रही है। एक जेस्चर जरूर दिया गवर्नर साहब ने खाने की दावत दे के, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बुरा आया। आपके ख्याल में इस तरह वर्किंग रिलेशनशिप कैसे चलेगा गवर्नर और सीएम का? उस सूबे में कोई लाइन ऑफ एक्शन दी गई है गवर्नर साहब को पीपल्स पार्टी की तरफ से? मेरे इल्म में तो नहीं है। यकीनन पार्टी क़यादत ने उनको गाइडेंस दी होगी। आज किसी ने मुझे बताया कि शायद वो सदर साहब से मिल रहे थे, जी। कुंडी साहब, फैसल कुंडी साहब बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज़हीन आदमी हैं। मीडिया के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बिल्कुल हमारी पार्टी के सीनियर लोगों में है। उनके किरदार को, उनकी मिजाज को आप जानते हैं। और दूसरी तरफ जो मिजाज है, शख्सियत है, उससे भी आप आगाह हैं। तो उनको सिवाय उस अल्फाजी उस तरह की गुफ्तगू के और क्या आता है ये आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। चीफ मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि वो जरा अपने आपको तहम्मुल में रखे, वो तहम्मुल में रखे और अपने आईनी दायरा कार के अंदर रहें। कभी गवर्नर हाउस पे कब्जे की बातें करते हैं, कभी गवर्नर को गवर्नर रेक्सी से निकाल देंगे, और कभी कहते हैं कि मैं जाके पेस्को का चार्ज संभाल लूंगा। तो पेस्को का चार्ज संभालने की जरूरत नहीं है उनको। उन्हें चाहिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट को वैसे ही लिखे कि पेस्को हमें दे दे। तो मुझे उम्मीद है कि पेस्को उनके वैसे ही हवाले कर दी जाएगी, वो अपना शौक भी पूरा कर लें। लेकिन ये जो उन्होंने रवैया अख्तियार कर रखा है कि मैं फलां इदारे पे कब्जा कर लूंगा, फलां को उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये हुकूमत इस तरह नहीं चलती। उसके कुछ कानून होते हैं कि किसी ट्राइब के चीफ के या किसी घर के एक बिगड़े हुए नवाब की बुनियाद के ऊपर बातें नहीं होती। उसका एक कानून है, आपने जो कुछ भी करना है उस कानून के अंदर रहते हुए करना है। तो मेरा ख्याल है दोनों साहिबान को ठंडे दिल से बात को गौर करना चाहिए और अपने अपने आईनी दायरा कार में काम करना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर। यकीनन एक सेन एडवाइस या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और उसका एक जेस्चर भी नजर आया जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से खाने की दावत दी गई, लेकिन जवाब में उस दावत को कबूल नहीं किया गया। यकीनन अगर इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से दिए जाते रहे तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन तरक्की के नाम के ऊपर बहुत से मसाइल ऐसे होंगे जो कि पैदा होंगे और रफ्तार तरक्की की ज़रूर सुस्त होगी। और पीपल्स पार्टी हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़ी और हुकूमती जमातें हो, दोनों के लिए कुछ डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।